मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, तो उस चीज को आप क्या कहेंगे? 10 बार से भी ज्यादा आपको नीट और एम्स के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे मेडिकल एंट्रेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कम टाइम में हम लोगों ने पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं इस सेशन के जरिए। इस सेशन में आपको सारा केमिकल बॉन्डिंग से लेकर के एफ ब्लॉक तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है। हेलो एवरीवन, आपने अपने नीट एग्जाम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर साल अपने पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स जरूर देखा होगा जिसमें आपको 3-4 सब्सटेंसेस दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कौन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर इस तरह के क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे कि 3-4 सब्सटेंसेस दिए हैं और आपसे कह रहा है कि इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखो। इस तरह के क्वेश्चन का सिलसिला हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग से शुरू हो जाता है और लास्ट डी ब्लॉक तक चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिक से फोड़ सकते हैं जिससे हमारा केमिकल बॉन्डिंग से लेकर डी ब्लॉक तक सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में कवर हो जाए। तो ये सेशन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि नीट का एग्जाम आ गया है पास और आपको जरूरत है इस समय फटाफट तैयारी की। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग अपने ऑप्टिक्स को, अपनी नजर को सेट करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फटाफट समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई ये बताओ एलआईसी एजेंट्स क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एलआईसी एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो सामने वाले का इंश्योरेंस करते हैं, जो सामने वाले का बीमा करते हैं। तो इस तरह के एजेंट्स को हम लोग एलआईसी एजेंट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो ठीक उसी तरह बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी चीज जो किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, तो उस चीज को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस को, किसी सामने वाले सब्सटेंस को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज कर दे। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बात करते हैं कि ठीक है सर आपने तो ये डेफिनेशन बता दिया, तो हम वहां जाके रिएक्शन वगैरह दी होगी तो हम पहचानेंगे कैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के जो लक्षण है, कैसे पहचानेंगे कि वो केमिकल सब्सटेंस, वो जो भी चीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो दो काम करते हुए दिख रहा होगा, या तो ये वाला काम करते हुए दिख रहा होगा या तो ये वाला काम करते हुए दिख रहा होगा। सबसे पहले इसको देख लो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो सामने किसी, जो उसके सामने कोई सब्सटेंस होता है उसके इलेक्ट्रॉन को निकलवा के खुद गेन कर लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा क्या है कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया CO2 हो गया, ठीक है, PbO2 हो गया, SnO2 हो गया, जिसके अंदर O पहले से प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस तरह के कंपाउंड के लक्षण भी देखिए कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं जो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के सामने वाले सब्सटेंस के ऊपर ऑक्सीजन चिपका देते हैं। तो क्या लक्षण है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने के? या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा या तो अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल के सामने वाले को चिपका रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और अब आपके पास ये है आज का असल मुद्दा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो फला चीज है ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो देखिए किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए उसके अंदर 3 खूबियां प्रेजेंट होनी चाहिए। पहली खूबी है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो वो क्या हो? वहां पे कम हो। अब भाई ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? किसी भी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल बोले तो किसी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर वहां पे बॉन्ड कमजोर हुआ तो हम तो फटाफट तोड़ लेंगे, यानी कम एनर्जी लगेगी। तो अगर बॉन्ड कमजोर है तो आप एनर्जी क्या लगाओगे? कम लगाओगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहने का मतलब उस सब्सटेंस का, मान लीजिए X के साथ बॉन्ड बनाए Y के साथ, ये है कोई ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना चाहता है। तो ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जो उसमें एटम्स के बीच बॉन्ड बना है वो कैसा हो? वो वीक हो। और अगर वो वीक होगा तो फिर हम लोग हल्का सा एनर्जी देके ही इसको तोड़ लेंगे। तो यही होता है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़े। और ये कब पॉसिबल है? जब ये बॉन्ड क्या हो? वीक हो। तो पहली खूबी ये है उसके अंदर की कि उसके अंदर क्या होगा? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखने को मिलेगा। दूसरी खूबी यह है कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? सामने वाले से, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। तो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अगर समझना है तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस है, उसके घर का सेंट्रल एटम ये है, मुखिया ये है, तो इसका किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार बहुत ज्यादा हो। तो भाई खूबी पता चल गई, दूसरी खूबी पता चल गई कि हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, क्लियर। और तीसरी खूबी है हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो, मतलब पानी से मेल जोल उसका बहुत अच्छा हो, और मतलब जब कोई भी आयन किसी पानी के साथ सॉल्युबल होता है तो एज इट इज वो अपने ऊपर पानी को चिपका लेता है, और जितना ज्यादा वो पानी को चिपकाता है उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है, और इसी रिलीज एनर्जी को हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनना है तो हाई हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए, मतलब वाटर के साथ इंटरेक्ट करने पर खूब एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। ये कहां लेके जाएगा आपको? ये लेके जाएगा डी ब्लॉक में। ये कहां लेके जाएगा? ये लेके जाएगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में। ये कहां लेके जाएगा? ये लेके जाएगा पी ब्लॉक में। तो इसलिए 3 खूबियां आपको जरूर से तैयार करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, और ये जो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपके नीट और एम्स में 10 टाइम से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। 10 बार से भी ज्यादा आपको नीट और एम्स के पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा क्या जा रहा है? व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले को बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा, क्लियर। तो यहां पे ओवरऑल आपको इन क्वेश्चन में खोजना है कि कौन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उसके बीच में ऑर्डर बनाना है। जो भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा, क्लियर। तो देखिए, यहां जो क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एसएसएल रीजन में भी, एम्स में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि नीट में भी पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि हैलोजन फैमिली में जो F2 है, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा क्यों होती है, और उसके रीजन में आपको इन तीनों में से कोई चीज लिखा हुआ मिलेगा, क्लियर। तो हम लोग आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधार पे इसको फोड़ते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोगों को इसका ऑर्डर याद होता है कि हैलोजन फैमिली में जो F2 होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है अपने ग्रुप में, क्लियर हो गया। उसका रीजन क्या है फटाफट देखिएगा। यहां पर देखिए, जैसे F2 है तो आप भी जानते हैं फ्लोरीन छोटा होता है, ग्रुप में जो ऊपर होता है वो छोटा होता है और जो नीचे होता है वो बड़ा होता है। तो F क्या है? छोटा है, जबकि आयोडीन क्या है? सबसे बड़ा है अपने ग्रुप में। तो अगर F छोटा है तो F2 यानी कि F और F के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी छोटा बॉन्ड बनेगा। और आप सभी को पता है कि हैलोजन के ऊपर क्या होता है? 3-3 लोन पेयर होते हैं। यहां 3-3 लोन पेयर बना दिया। अब चूंकि ये बॉन्ड क्या है? छोटा बॉन्ड है, तो F और F पास पास होंगे, और जब F और F पास पास होंगे तो इनके बीच लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, मतलब मोर लोन पेयर रिपल्शन। ये बात हो गई, मोर लोन पेयर रिपल्शन। बहुत ज्यादा यहां लड़ाइयां हो रही हैं, और अगर बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब इसके बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड क्या है? वीक बॉन्ड है। और अगर ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो भाई हम हल्का सा फूंक देंगे तब भी टूट जाएगा। यानी कि वीक बॉन्ड इज द पहचान ऑफ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? कम। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इसके दूसरे भाई की, और वो है Cl2, तो आप भी जानते हैं Cl F से तो बड़ा होता है, तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ बनेगा वो भी क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो ये लोन पेयर रिपल्शन को झेल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों Cl एक दूसरे से दूर है, तो यहां पर लोन पेयर के बीच रिपल्शन तो होगा, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं होगी जैसा यहां देखने को मिल रहा है, क्लियर। तो ये जब लड़ाइयां ज्यादा नहीं हो रही हैं तो ये जो Cl का ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसके मुकाबले स्ट्रॉन्गर होगा, और अगर स्ट्रॉन्गर है तो फिर यहां पे क्या हुआ? उसके मुकाबले इसका हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, मतलब इसको तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आपको मैंने बताया है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली खूबी होनी चाहिए कि लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो F2 में देखने को मिल रहा है, हाँ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। भाई आप सभी को पता होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा है, नहीं तो पिछले सेशन में जाकर वीडियो देख लो। हाइड्रेशन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या होता है? साइज, मतलब जो एटम छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर आप देखें कि F2, Cl2, Br2, I2 में अगर इन चारों में कंपेयर करें तो F छोटा है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी अपने ग्रुप में, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसके फेवर में जा रही है। तीसरी बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको आप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार।
तो यहां पर जरूर हम लोगों ने ये ऑर्डर अपने बचपन में पढ़ रखा है कि जो फ्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl से कम होता है, मतलब Cl ज्यादा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्यार करता है, जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि स्मॉल साइज है, तो यहाँ पे ग्रेट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसके घर में देखने को मिलेगा, इसलिए सामने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी गेन नहीं करेगा, लेकिन Cl फ्लोरीन से ज्यादा गेन करेगा। बट सिर्फ एक ही मामले में तो Cl जीत रहा है, सिर्फ एक ही मामले में Cl जीत रहा है। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में। लेकिन बाकी के दो फेवर किसको कर रहे हैं? F को। तो इसलिए कौन हुआ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? F2। अब दूसरी बात ये बताइए, ये जो F2 है, जो भी F है, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl से ही तो कम होता है, लेकिन ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं एक्सेप्ट करेगा। अरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं दिखाता है जितना Cl दिखाता है। इससे तो और लोग भी हारते हैं, Br और कौन? I। तो ये नहीं कह सकते कि F का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो बहुत कम होता है। F का भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा खासा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता है। वो अलग बात है कि Cl से थोड़ा सा कमजोर है इलेक्ट्रॉन खींचने के मामले में। तो ये तीन रीजन बनाते हैं F2 को अपने ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसीलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। I2 की बात कर लो तो भैया आप भी जानते हो कि चलो ठीक है, I2 में क्या है? सिर्फ एक फेवर कर रहे हैं कि I और I बहुत बड़े साइज के होते हैं, तो बॉन्ड कमजोर है, बॉन्ड कमजोर है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बॉन्ड कमजोर है तो इसका मतलब लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। I2 के फेवर में सिर्फ यही जाता है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बाकी दोनों मामले में क्या है? ये हार जाता है। खैर, आपको F2 के लिए सीखना है। F2 के लिए तीन खूबियां इसके अंदर देखी गई हैं। तो F2 क्या है? स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? इन चारों में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक, तो ऑर्डर पता चल गया कि F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। नेक्स्ट देखिए F2, Cl2, O2 और N2। मैंने आपको सिखाया है कि भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, जिसमें कम होगी वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली फोड़ सकते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है? देखो F और F के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, Cl के बीच भी होता है सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के बीच होता है O2 में डबल बॉन्ड, N2 में N और N के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत है तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी कि नहीं? मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। और अगर हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दबंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ये ऑर्डर बना हुआ है। ठीक है, F2Cl2 में तो अभी आप देख के आए हो कि F2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये दोनों लोग बाकी के इन दोनों से इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है जो कमजोर होता है। तो इन दोनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? कम। किसके मुकाबले? इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं, ये है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 से हम किस तरह के क्वेश्चन फोड़ेंगे? ट्रिक नंबर 2 से हम लोग फोड़ने वाले हैं पी ब्लॉक के क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं, डी ब्लॉक के क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। देखिए फिर से पी ब्लॉक के क्वेश्चन फोड़ने जा रहे हैं, फिर डी ब्लॉक के क्वेश्चन फोड़ने जा रहे हैं। मतलब जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसी की ये तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। ट्रिक नंबर 2 में ये कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, जैसे PbO2 हो गया, ठीक है, SnO2 हो गया, तो इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन होता है उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। उनके ऑक्सीडाइज करने की जो क्षमता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला, ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी, मतलब मैं कितनी जल्दी, अगर मैं अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मुझे ये देखना है कि मैं अपने अंदर से O निकाल के कितनी जल्दी सामने वाले को दे रहा हूं। तो जो भी ऑक्सीजन निकाल के जल्दी सामने वाले को देगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी कि उसके ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? सबसे अच्छी होगी। तो ऑक्सीजन रिलीजिंग टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? अच्छा होगा। पहला पॉइंट तो ये सीख लिया। दूसरा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं और सामने वाला ऑक्सीडाइज होने के बाद बहुत बेहतरीन स्टेबल प्रोडक्ट बन गया वो, तो इसका मतलब मैं उसकी हेल्प बहुत जल्दी करूंगा क्योंकि सामने वाला स्टेबलाइज हो रहा है। तो उस समय मैं उसको बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करूंगा क्योंकि मेरे ऑक्सीडाइज करने के बाद वो स्टेबल बन रहा है, तो मैं उसकी हेल्प बहुत जल्दी करूंगा, यानी कि मैं उसको बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज करूंगा। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाऊंगा। तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो भी ऑक्सीडाइज करने के बाद जो सामने वाला प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी।
देखिए थर्मल स्टेबिलिटी को आज के सेक्शन में आपको स्टेबिलिटी ही समझना है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी देख लो कि मान लीजिए हमारे पास कोई ए है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन कितना आग झेल सकता है। कहने का मतलब मान लीजिए ए है और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बोल दी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये 299 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ए ही दिखेगा। लेकिन अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो हो सकता है ये टूट जाएगा। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हुई? 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट ये झेल सकता है। और यहां जैसे कोई बी है, बी के लिए लिख दिया मैंने 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब है कि ये भाई साहब 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की हीट झेल सकते हैं। तो ज्यादा हीट, ज्यादा गर्मी, ज्यादा आग कौन झेल सकता है? बी। तो बी क्या है? ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा ए से। लेकिन यहां पर अभी आपको थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझना है स्टेबल। अगर मैं आपसे कह रहा हूं थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि ये स्टेबल ज्यादा है, ठीक है। तो यही आपको सिखाया जा रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अगर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, कमजोर है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा, ठीक है। चलिए अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पे। ये और ये सेकंड नंबर पे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेडिकल एंट्रेंस में पूछे हुए क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कम टाइम में हम लोगों ने पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं इस सेक्शन के जरिए। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो पी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, फिर से पी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये देखो एस ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये देखो डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, फिर से पी ब्लॉक नजर आ रहा है और फिर से डी ब्लॉक नजर आ रहा है। तो कम टाइम में इफेक्टिव अटैकिंग मोड में हम लोगों को आना है कि कैसे क्वेश्चंस को हमें जल्दी जल्दी अपने नीट एग्जाम में फोड़ना है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड में भी आपसे यही पूछ रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ रहा है, ऑक्सीडाइज करने की क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। और आपको पता है कि जो भी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हमें कैसे फोड़ना है, ट्रिक भी आपको सिखाया है। फटाफट देखो क्वेश्चन सेकंड का ए पार्ट, यहां आपको नजर आ रहा है Tl+3 Pb+4 Bi+5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों लोगों में सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पे है, तो आप कहेंगे सर Bi पर है। अगर सबसे ज्यादा प्लस चार्ज इस पे, सबसे ज्यादा जख्म इस पर है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी किस पर है? Bi+5 पे। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं तो आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कौन करेगा या जल्दी अट्रैक्ट कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो उतनी ही जल्दी उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए एक चीज दिमाग में रख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सीधी बात भाई, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहां से यहां जाने पर देखिए क्या हो रहा है, यहां से यहां पे जाने पर प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी भी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा? Bi+5 का। लेकिन अगर मैं आपको एक बात यहां पे बताऊं तो जरा ध्यान से बात को सुनना। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प इन तीनों में थोड़ा बहुत ही Bi+5 का ज्यादा है, वरना इन तीनों के इलेक्ट्रॉन के लिए तड़प बहुत ज्यादा है। आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि Tl+3 इस +3 के चार्ज में नहीं रहना चाहता, ये +1 में जाना चाहता है। इसी तरह Pb+4 +4 में नहीं रहना चाहता, Pb+2 में जाना चाहता है। इसी तरह Bi+5 भी +5 में नहीं रहना चाहता, ये Bi+3 में जाना चाहता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो भाई इन तीनों की तड़प इलेक्ट्रॉन के लिए लगभग एक बराबर है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर 19-20 का फर्क है तो 20 कौन पड़ता है? Bi+5, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ प्लस चार्ज ज्यादा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट आपके पी ब्लॉक से लिया गया है, जरा ध्यान से बताइएगा। कार्बन छोटा होता है, Si उससे थोड़ा बड़ा होता है, G उससे भी बड़ा होता है, Sn भैया उससे भी बड़ा होता है, Pb सबसे बड़ा होता है। Pb सबसे बड़ा होता है। आप देख सकते हैं कि यहां देखिए ऑक्सीजन 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 तो सबके अंदर कॉमन है, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन वाला ट्रिक हम लगाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बताना तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, Pb से ही बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर कार्बन छोटा है तो कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो CO2 बनाओगे इस तरह, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर कार्बन भी छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम होगा। लेकिन यही बात अगर मैं PbO2 के लिए पूछूं तो आप कहेंगे चूंकि सर Pb बड़ा है तो इसलिए Pb और O के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। और अगर बड़ा बॉन्ड बन रहा है, ये क्या है? बड़ा बॉन्ड है, तो ये कमजोर बॉन्ड है। कमजोर है तो ये मॉलिक्यूल उतना स्टेबल नहीं है, और जब ये इतना स्टेबल नहीं है तो धड़ाक से टूटेगा, और धड़ाक से टूटेगा तो जल्दी से
सामने वाले को ऑक्सीजन देगा। कहने का मतलब जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। किसका, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीवी का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब ये कमजोर बन रहा है, कमजोर है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। और जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है तो आप जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज्यादा होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है तो यहां से यहां जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो इस तरह आंसर क्या बना, PbO2। ठीक है, क्योंकि इसकी ये कमजोर है, थर्मल स्टेबिलिटी कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी सेम पैटर्न, बी छोटा, Mg उससे बड़ा, Ca और बड़ा, Sr और बड़ा, Ba सबसे बड़ा। ठीक है, जैसे ही आप यहां से यहां जा रहे हैं, ऑक्सीजन से तो आप कुछ नहीं बता सकते क्योंकि ऑक्सीजन सब में कॉमन है। ठीक है, तो बी Mg Ca Sr Ba को देख के बोलो कि साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही, कम हो रही। क्यों, क्योंकि BaO के बीच साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा है तो ये कमजोर है, कमजोर है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर थर्मल स्टेबिलिटी यहां से यहां जाने पे घट रही है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर यहां से यहां जाने पर बढ़ रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, BaO का। ठीक है, तो ये हो गया इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, CrO3 MOO3 है ये। ठीक है, और यहाँ WO3 है। अगर आप यहाँ पे साफ साफ देखें, अब हम लोग डी ब्लॉक में जा चुके हैं, सबके ऊपर +6 का चार्ज है। ठीक है, और दूसरी बात ये 6 ग्रुप के हैं। देखिए, जो ये डी ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में भाई 3D सीरीज होता है, ठीक, 4D सीरीज होता है और 5D सीरीज होता है। ठीक, अगर आपको Cr की बात की जाए तो ये 3D सीरीज में पाया जाता है, 4D की बात करें तो ये मॉलिब्डेनम 4D में पाया जाता है, और ये टंगस्टन 5D में पाया जाता है। ठीक है भाई, अब ये बताइए कौन सा ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ना ये 6th ग्रुप है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो भैया एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा ही। Cr का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। ठीक, इसका कितना होता है, 42, और इसका होता है 74। एक बात बताइए, ऊपर से नीचे जाने पर, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि ऊपर से नीचे जाने पर इनके कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक बात और सुनिए दूसरे तरीके से, CrMOW, इसमें मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका एटॉमिक नंबर कम है तो एटॉमिक मास भी कम होगा, और इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा इन तीनों में तो इसका एटॉमिक मास भी ज्यादा होगा। तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा वो भारी होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हल्का है, इससे थोड़ा भारी MO है और MO से ज्यादा भारी W है। तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक में अगर ग्रुप की बात हो रही है तो, या डी ब्लॉक में जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं, हल्के मेटल होते हैं, उनके कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो हल्का कौन है, Cr, तो Cr से बना हुआ कंपाउंड अनस्टेबल होगा और W से बना हुआ कंपाउंड स्टेबल होगा। क्लियर हुआ। दूसरी बात, डी ब्लॉक में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा कि नहीं होगा, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। और अगर स्टेबल ये है यानी थर्मल स्टेबल ये है, थर्मल स्टेबल ज्यादा है, थर्मली स्टेबल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, कम। तो इस तरीके से बात करते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा कि यहां से यहां जाने पर इसके डी ब्लॉक के लिए तो स्पेशली याद रखिए कि ग्रुप डी ब्लॉक के लिए याद रखिए कि जो हल, जैसे यहां कंपैरिजन हो रहा है CrMOW में, ग्रुप के लिए बात बोल रहा हूं मैं, यही दिमाग में रखिएगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, मास इसका बढ़ता है, एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। और डी ब्लॉक के ग्रुप में अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो जो हल्का होगा उसका जो कंपाउंड बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा। तो हल्का कौन है, CrMOW में हल्का कौन है, Cr, तो इसका कंपाउंड अनस्टेबल, और इसका कंपाउंड अनस्टेबल है तो ये धड़ाक से टूटेगा और ऑक्सीजन सामने वाले को जल्दी देगा। इसलिए CrO3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी देखोगे तो सबके ऊपर चार्जेस अगर देखोगे तो +7 इसके मतलब ऑक्सीडेशन नंबर यही आएगा। Mn मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेनियम, तीन चीजें आपको दी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भाई क्या है तो आप कहेंगे सर ये 7th ग्रुप है, 7th ग्रुप है। इसमें 3D का है मैग्नीज, फिर है ये टेक्नीशियम Tc, और फिर है रेनियम Re। ठीक है, अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका होता है 25, इसका होता है 43 और इसका होता है 75। ठीक है, अब आप खुद बता दीजिए ये ग्रुप का मामला है कि नहीं, और ग्रुप का मामला है, ये 7th ग्रुप है, 3D 4D 5D ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे मास बढ़ेगा तो हल्का कौन है, Mn। तो ग्रुप में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो जो हल्का होगा वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो मतलब थर्मल स्टेबल क्या है, कम है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो आप खुद देखिए MnO4 TCO4 ReO4 में हल्का कौन है, Mn हल्का है तो ये कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो धड़ाक से टूटेगा, ऑक्सीजन देगा, जल्दी देगा, और जो जल्दी सामने वाले को ऑक्सीजन देगा वो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा। तो इस तरह यहां भी कौन जीता, MnO4। क्लियर, MnO4 माइनस। नेक्स्ट देखिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए Cl के ऊपर क्या है, +7, यहाँ क्या है, +5,
यहाँ क्या है +3 और यहाँ क्या है +1, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन होता है, जिस पर ज्यादा प्लस चार्ज होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे अच्छा कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, तो HClO4 होगा। तो ये भी ऑर्डर आपका तैयार हो गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्या लिख रहा हूं मैं, VO3 माइनस है, ठीक। दूसरा है आपके पास CrO4 -2 एंड थर्ड है आपके पास MnO4 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए बहुत सिंपल वे में भी किया जा सकता है कि भाई VO3 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा, +5 आएगा वेनेडियम का। इसमें अगर Cr का निकालोगे तो कितना आएगा, +6 आएगा, और Mn का निकालोगे तो +7 आएगा। मतलब सबके सब अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि भाई अगर नंबर ऑफ प्लस चार्ज ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लस चार्ज ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां जाने पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर रहा है तो मैंने वो 3 खूबियां बताई थी कि जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी अच्छा होगा वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, Mn की, क्योंकि नंबर ऑफ प्लस चार्ज इसके ऊपर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब सीधा मतलब निकलता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे ज्यादा किसका होने वाला है, MnO4 माइनस का। तो फाइनल स्टेटमेंट, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्लस चार्ज बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पे कौन जीता, MnO4 माइनस। लेकिन जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। देखिए भाई ये 3D सीरीज है, शक्ति वक्रमन फेको निकुंजन। तो यहां से यहां जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड। मतलब 3D में किधर से किधर जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, ठीक। अब ये अगर आप पीरियड में जा रहे हैं तो ध्यान से आपको बात समझना है कि जब अभी हमने ग्रुप वाला सीखा था तो ग्रुप में क्या है कि ऊपर से नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो पीरियड में क्या है, लेफ्ट से राइट जाने पर स्टेबिलिटी है। डी ब्लॉक के लिए बोल रहा हूं, लेफ्ट से राइट जाने पे स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो सबसे लेस स्टेबल कौन दिखाई देगा इसमें, MnO4 माइनस। और अगर ये अनस्टेबल है तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। अनस्टेबल है, थर्मल स्टेबल कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा। तो याद रखना है आपको कि डी ब्लॉक में ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पे स्टेबिलिटी घटती है, और स्टेबिलिटी अगर घटेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए MnO4 माइनस के ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे HNO3 H2SO4 H3PO4 दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन है एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, जरा इसको अच्छे से कर लेना भैया। जरा देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लोगे भाई। +7 है, यहाँ पे +6 है, और यहाँ VO4 -3 है, तो इसका मतलब ये किस में बैठा हुआ है भाई, +5 में बैठा हुआ है, ठीक है। VO4 -3 8 -5, ठीक है। तो इसमें तो आप बता ही लोगे, अभी आपको आंसर मैंने दे ही दिया। इसमें देखो कैसे करोगे, ये लोग भी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हुए +6, और ये किस में बैठा है, +5 में। लेकिन यहां देखिए सबसे ज्यादा जरूरी बात और क्या है कि नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया है, कोई भी एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं दिया है, बस ऑर्डर बना के दे दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन इस वाले को डील करना है, रट्टा मार क्वेश्चन है, ये दो तो आपको एज इट इज ऐसे तैयार करना है। लेकिन देखिए नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें और फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज सूट नहीं कर रहा है, ये जल्दी से जल्दी प्लस चार्ज हटाना चाहता है। या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है कि भैया ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी खींचेगा, तो इसलिए HNO3 जीत रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सल्फर और फास्फोरस की। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात क्या है कि लगभग चलिए बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन इन दोनों में क्या होगा कि इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा है, तो ये कंपैरिजन का यहाँ पे मोड बन रहा है। तो इस तरह H2SO4 आपका H3PO4 से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। तो ये ऑर्डर बनता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ये वाला ऑर्डर बनता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। ये सेम पिछले वाला क्वेश्चन है, बस वहां O3 हटा के यहाँ पे O4 लिख दिया गया। क्लियर, चलिए। और इस ट्रिक में आपको सीखने को मिलेगा, इसे आप ट्रिक क्या कहेंगे, ये तो जनरल नॉलेज की बात है। जनरल नॉलेज ये सभी लोगों को पॉइंट पता होता है, लेकिन फिर भी समझा दे रहे हैं कि अगर कोई भी स्पीशीज अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है तो वो सिर्फ एक तरह का काम कर सकता है, और वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आइए इसको समझा देते हैं फटाफट। सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,6 होगा। तो इसके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 6। अब एक बात बताइए, सल्फर है, मान लीजिए अपना 6 का 6 इलेक्ट्रॉन उसने फेंक दिया, जब
जब 6 का 6 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया तो सल्फर किस हालात में पहुंच गया, +6, और ये सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। अब इस समय मैं आपसे पूछूं कि ये क्या कर सकता है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए इसके पास 6 रुपए थे, 6 के 6 रुपए अब इसने तो लुटा दिए किसी पे, अब तो इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, ये बेचारा इस हालात में सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, गेन कर सकता है। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है तो वो सिर्फ एक तरह का काम करेगा और सिर्फ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर H2SO4 में सल्फर का +6 है, HNO3 का +5 है जो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, K2Cr2 देखोगे तो Cr अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, KMnO4 देखोगे तो Mn अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है। तो ये जो चार और इसी तरह के और लोग भी ये जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, तो ये चारों सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे, ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम इस स्टेज में नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये चारों अपने इस हालात में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर जैसे सल्फर है, भाई देखो सल्फर है, ये ग्रुप 16 का होता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +6 चलता है। ये इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, और ये इसका मैक्सिमम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? अब ध्यान से समझिए कि अगर वो एलिमेंट अपने किसी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है, मान लीजिए जैसे SO2 में सल्फर +4 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यार ये नीट के लिए, ये क्वेश्चन आपके नीट एम्स में खूब पूछा गया है। SO2 के बारे में अच्छे समझ लेना, अच्छे से समझ लेना भाई। देखो SO2 है, SO2 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आएगा, +4। सल्फर मिनिमम से मिनिमम किस में जा सकता है, -2 में, मैक्सिमम किस में जा सकता है, +6 में। एक बात बताइए, क्या सल्फर अभी आगे बढ़ सकता है? बढ़ सकता है। अगर सल्फर +4 से +6 में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब सामने वाला रिड्यूस हो रहा है। तो +4 से +6 जाते समय मतलब अभी +4 में बैठ के ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अब देखो +4 है और यहां क्या है, -2 है, तो इसका मतलब ये +4 -2 में जा सकता है, और ऐसा करने के लिए, ऐसा +4 से -2 में जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस हालात में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए सल्फर +4 में बैठा है, इसका मतलब ना ये हाईएस्ट में बैठा है, ना मिनिमम, ना ये हाईएस्ट में है ना मिनिमम में है, बीच में कहीं है। तो बीच में जो हो वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम शो कर सकता है। H2O2 का देखिए यहाँ ऑक्सीजन -1 में, सभी को पता है पेरोक्साइड के ऊपर -1 होता है, और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो उसका मिनिमम होता है -2 और मैक्सिमम होता है +2। ये -1 कहीं यहां बीच में आ रहा है, तो जब भी कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो यहां भी जा सकता है और यहां भी जा सकता है। तो इसका मतलब है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। यहां पे देखिए O3 0 में है, तो आपको पता है कि 0 भी -2 से +2 के बीच में ही आएगा, यानी कि यहां ऑक्सीजन क्या है, अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां ओजोन कहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है और कहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। कहने का मतलब है कि O3 को हम कभी ये नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। SO2 को हम कभी ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। H2O2 को हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये भाई साहब रिड्यूसिंग एजेंट ही है, नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकते हैं। तो जब भी कोई एलिमेंट अपने इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम कर सकता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, और ये F ब्लॉक का क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीरियम होता है ये 58 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये F ब्लॉक में पाया जाता है। F ब्लॉक में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें हम तो ये लिखेंगे जिनॉन। जिनॉन का कितना होता है भाई, 54 होता है, बचे 4 इलेक्ट्रॉन, वो भरते हैं 4f1 में, 5d1 में और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहां ध्यान से देखिए, एक ऑक्सीजन पे -2, 2 ऑक्सीजन मिला के कितना होगा, -4, तो C यहां किस में बैठा हुआ है, +4 में। तो सीरियम का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 में कितना है, +4 है। तो C यहां पे किस में खेल रहा है भाई, +4 में खेल रहा है, और C +4 में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। जैसे इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये भाई साहब बन चुके हैं जिनॉन, और जिनॉन क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है।
अब आप ये कहेंगे कि सर C+4 अपने बड़े स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है और इस कॉन्फ़िगरेशन को खोना ये नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन यहीं से आपको एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जितने भी F ब्लॉक वाले लोग होते हैं, जितने भी F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट अब आपको ये याद रखना है कि हर एलिमेंट, मतलब F ब्लॉक का हर एलिमेंट चाहे जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हो, वो घूम फिर करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है। तो यहां सीरियम किस में बैठा हुआ है? +4 में बैठा हुआ है। ये हर हाल में ये चाहेगा कि भाई हम किसी तरह सीरियम +3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि यही मेरा गांव है, यही मेरा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? तो यहां पर ये सीरियम को अगर +4 से +3 में जाना है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, और वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो इस तरह CO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? दूसरी बात भी आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आप कभी हमसे ये भी कह सकते हैं कि सर ये ज़ीनॉन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये तो +4 नहीं खोना चाहेगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है वो भी ठीक है, और साथ ही साथ कई बार केमिस्ट्री में हम लोग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी देखते हैं, और उस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी में सीरियम +3 ज्यादा स्टेबल पाया गया है। सो दैट्स व्हाई C+3 C+4 से ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाएगा। मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट F ब्लॉक वालों का सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा काम करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। अब दूसरी बात देखिए, क्या ये CO2 डायमैग्नेटिक है? तो भाई सीरियम से ही पता चलेगा। C+4 ज़ीनॉन बन चुका है, ज़ीनॉन है तो भैया इसके तो सारे के सारे जितने भी ऑर्बिटल होंगे वो फुलफिल्ड है। ज़ीनॉन क्या होता है? नोबल गैस, और नोबल गैस क्या होता है? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब यहां पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाता, चूंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आते हैं कलर के बारे में। देखिए, कलर वही शो करते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये F ब्लॉक का है तो FF ट्रांजिशन देखने को मिलना चाहिए। अगर ये D ब्लॉक का कोई होता तो वो DD ट्रांजिशन करता, और ये DD ट्रांजिशन हो चाहे FF ट्रांजिशन हो, ये तभी संभव है जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? तो यहां तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं तो FF ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा, और अगर वो FF ट्रांजिशन नहीं कर रहा है तो भैया फिर वो कलर शो नहीं करेगा। तो हाँ, ये कलरलेस है। तो इस तरह आंसर क्या हुआ? ऑल इज वेल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। फोड़ के रख दो, अपना अटैकिंग नजरिया बढ़ा दो, और ताकि नीट में ये सब क्वेश्चन दिखे तो गलती की गुंजाइश ना रहे, और फटाफट क्वेश्चन फोड़ना है। सेशंस छोटे बनाए जा रहे हैं लेकिन सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन जल्दी जल्दी तैयार करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि नीट में कोई भी क्वेश्चन दिखे तो भैया हम फोड़ दे। इस सेशन में आपको सारा केमिकल बॉन्डिंग से लेकर के F ब्लॉक तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है बहुत अच्छे से फोड़ना है क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।